हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूविन एजुकेशंस। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 4th है। आप सभी को पता है, इससे पहले मैंने 3 क्लासेस ले चुकी हूँ और आप लोग उसको जाकर के प्लीज़ देखिए। बहुत हेल्पफुल होने वाला है फॉर सीटेट एग्ज़ाम्स, जो कि बहुत जल्द आ रहा है। जुलाई और अगस्त में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये क्लास 4 है। इसमें हम लोग इंटेलिजेंसी, आईक्यू एंड क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखते हैं क्या है इंटेलिजेंसी और आईक्यू एंड क्रिएटिविटी। हाँ, अब देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ पीपल ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू, और आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण। तो आईक्यू लेवल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आईक्यू बहुत सारे होते हैं। आईक्यू लेवल मतलब एक इंसान की जो बुद्धि होती है उसको देखा जाता है कि इसके आईक्यू लेवल कितनी है, या ये बहुत डल है या फिर बहुत इंटेलिजेंट है या कैसा है। तो वो एक आईक्यू लेवल हमारा डिपेंड करता है कि इस इंसान की बुद्धि कैसी होगी, क्रिएटिव माइंड का है या फिर चंचल है या फिर बहुत डल है या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? हमारी आईक्यू लेवल पे। तो आईक्यू लेवल को जानना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा फॉर इंटेलिजेंसी एंड क्रिएटिविटी को जानने से पहले। तो आईक्यू लेवल क्या है देखते हैं। आईक्यू लेवल जिसे इंटेलिजेंसी क्वांटिएंट बोला जाता है, बुद्धि लब्धमित बोला जाता है हिंदी में। और अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ जर्मन बॉर्न थियोरेटिकल फिलोसफिस्ट एंड फिलोसफर ऑफ साइंस हुज एस्टिमेट्स आईक्यू स्कोर अबाउट 160 पॉइंट। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनका जो आईक्यू लेवल नापा गया उनका 160 पॉइंट्स था। तो अब तक का जो आंकड़े हैं उसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का सबसे हाई स्कोर माना गया है, जो कि क्रिएटिव माइंड भी पाए गए हैं और काफ़ी इंटेलिजेंस भी पर्सन रहे हैं। फिर इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटेलिजेंस से हुई है, जिसका अर्थ है टू अंडरस्टैंड होता है। तो जो इंटेलिजेंसी है उसका जो शब्द है वो अंडरस्टैंड होता है, टू अंडरस्टैंड कि जो भी इंटेलिजेंट होगा, जाहिर सी बात है वो बहुत समझदार होगा या फिर अंडरस्टूड होगा, चीज़ों को समझने वाला होगा। तो इंटेलिजेंसी जो है कहीं ना कहीं ये हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है। रियलिटी है कि जो हमारी बुद्धि है वो हमारी आनुवंशिकता पर ज़्यादा निर्भर करती है। ये डिपेंड करता है कि हम लोग के पेरेंट्स की बुद्धि कैसी है या फिर हमारे पेरेंट्स की बुद्धि कैसी है। तो वो डिपेंड करता है कि हाँ, बच्चे में कैसी बुद्धि होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। तो इंटेलिजेंसी इज़ द एबिलिटी टू रीजन, अडॉप्ट एंड लर्न। तो बेसिकली यही है कि इंटेलिजेंसी हेरिडिटी से प्रभावित होती है, फिर बाहर आकर के वो एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा कैसे उस चीज़ को अडॉप्ट करता है या उसको लर्न करता है, इन्हेंस करता है, वो चीज़ों को कैसे बढ़ाता है। अडॉप्ट और रीजनिंग कहता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है सैनफोर्ड बिनेट्स इंटेलिजेंसी स्केल। मतलब सैनफोर्ड बिनेट्स थे, उन्होंने इंटेलिजेंट का स्केल दिया है, जो कि इसमें से 2-3 क्वेश्चंस तो एवरेज ऐसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि हाँ बताइए एवरेज स्टूडेंट का जो आईक्यू लेवल होता है वो कितना होता है। तो इसमें 2-3 पॉइंट है, ये मैंने चार्ट बना दिया है, बट इसमें से जो मेन 2-3 पॉइंट है वो हम आपको बताते हैं। पहला है इडियट, यानी कि आप देखेंगे कि इनकी जो इंटेलिजेंसी वो कितनी है, बिलो 20 है। और एवरेज वाला कितना है? एवरेज हमारा है 90 से 19। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि हाँ क्या है क्या नहीं है। फिर है आपका एक पूछ लिया जाता है जीनियस। जो गिफ्टेड बच्चा होता है वो 120 ओवर 140 होता है, जिसमें से अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला मैंने आपको बताया कि कितना होता है कितना नहीं होता है। और बाकी सब भी देख लेते हैं। डल बच्चों का होता है 90 to 89 होता है, और मॉडरेन का होता है 50 to 69 होता है, वेरी सुपीरियर का होता है 120 to 139। जो ये सारी चीज़ें हैं आप पढ़ लेंगे, इसको देख लेंगे, लेकिन मेन इसके जो 3 ही होते हैं। 88 पूछ लेता है जो कि बिलो 20 होता है, और एवरेज जो नॉर्मली सबकी जो आईक्यू लेवल होती है वो 90 to 19 होती ही होती है। तो ये आप देख लेंगे। और जीनियस बच्चों का कितना होता है? 140 होता है, या फिर बहुत केसेस में 160 भी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है कुछ आईक्यू स्कोर है। जीनियस वालों को 160 होता है, जस्ट मैंने आपको बताया कि इसमें हाई होता है, और इसमें 160 आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन का बताया सबसे हाई स्कोर होता है। और हाई किसको माना गया है? 145 से 169, अभी जस्ट मैंने बताया बिलो एवरेज है। और 85 to 85 15 आपका एवरेज है।
और बिलो सबसे लो होता है 172 लो होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये जो टर्मन थे, अब ये जो स्लाइड है कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू लेवल का, इन्होंने एक टर्मन वैज्ञानिक, उन्होंने 1916 में ये फॉर्मूला दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखिएगा, इससे एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि आईक्यू का फॉर्मूला ही बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन थे हमारे, ये टर्मन थे, टर्मन 1916 में ये दिया था फॉर्मूला। क्या है उसमें, आईक्यू लेवल इज इक्वल टू मेंटल एज और अपॉन बायोलॉजिकल एज या क्लोरोलॉजिकल एज इंटू 100। यानी जो आपका मेंटल हेल्थ होता है, जो आपकी मतलब कितना आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, या फिर आपका मेंटल एज क्या है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो क्लास 2 का है, लेकिन चीज़ें वो क्लास 3 की, उसके अंदर जो मेच्योरिटी है वगैरह, ये सारी चीज़ें वो क्लास 3 या क्लास 4 की है। तो इसलिए वो जो आप उसका मेंटल एज होगा वो क्लास 3 या 4 लिया जाएगा। और जो बायोलॉजिकल एज है, यानी कि वो क्लास 2 में जितने एज का है, या 5, 6, 7 साल का है, तो वो लिया जाएगा और इंटू 100, तब उससे उसका एग्जैक्ट आईक्यू लेवल पता चल जाएगी। यानी कि आईक्यू, उसको शॉर्टकट फॉर्म में आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100 ये होता है। हिंदी में देख लीजिए, मानसिक आय, वास्तविक आय, वही बताया मैंने। मानसिक मेंटल एज उसकी क्या है, मेच्योरिटी उसकी क्या है, और वास्तविक आय उसकी जो रियल एज है, और 100 इंटू 100 कर देना होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। जस्ट इसको देख लीजिए कि इस फॉर्मूला पे वोट है। यदि किसी बच्चे का रियल एज 10 साल है और दिमाग 12 साल के बच्चों के जैसा काम करता है, तो उसका आईक्यू लेवल क्या होगा। तो जो उसका 12 वर्ष है, वो उसका बायोलॉजिकल एज नहीं होगा, वो आपका मेंटल एज होगा। और जो 10 है उसका रियल एज होगा, तो इसलिए 12/10 इंटू 100 कर दिया जाएगा। तो ये उसका आईक्यू लेवल कितना आ जाएगा, 120। यानी कि 120 आपका किस में था, 120 आपका वेरी सुपीरियर में था। तो ये इसकी जो एज होगी वो वेरी सुपीरियर में होगी। यानी कि ना तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्या, मतलब ठीक ठाक होगा पढ़ने में, या बहुत अच्छी होगी, तो वेरी सुपीरियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन से 1-2 पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज़ आप अच्छे से इसको देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी पेपर में। फिर नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम एवरेज आईक्यू वाले बच्चे कितने होते हैं, 90 to 110 या फिर 115 भी हो जाते हैं। फिर हो जाए वो हो गया, जैसे कि बायोलॉजिकल एज को भी क्रोनोलॉजिकल एज भी कहते हैं, जिसे CA से डिनोट करते हैं इन बर्थ। हाँ, फिर इन 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट हुई थी, यानी कि पहला बुद्धि परीक्षण हुआ था। किसने किया था, अल्फ्रेड बेनेट एंड थोरेट सिमोन ने। ये दोनों बहुत ज़्यादा जाने माने नाम है फॉर CDP में, जिनको आना हाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब ये जाना बहुत ज़रूरी होता है, सिमोन और अल्फ्रेड बिनेट को। तो इन्होंने ही फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, पहला बुद्धि परीक्षण। प्लीज़ इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 फिक्स ही है आना। फिर आता है हमारा इन 1908, यानी कि 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा दिया गया था। यानी कि इसमें 1905 में आपका पहला बुद्धि इंटेलिजेंस टेस्ट दिया गया था। फिर 1908 में मेंटल एज दिया गया था, जो कि अल्फ्रेड बिनेट के अकॉर्डिंग है। फिर 1912 में आईक्यू कॉन्सेप्ट विलियम स्टिम के द्वारा दिया गया था। और फिर मैंने अभी 1916 में किसका बताया था आपको, टर्मन ने किसका दिया था, आईक्यू का फॉर्मूला। तो ये सारी चीज़ें भूलिएगा नहीं, आईक्यू का फॉर्मूला। तो ये कुछ की पॉइंट्स है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा,
हाँ, अब ये जो 2 है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर एवरीथिंग। मतलब बीएड के कोर्स में भी आता है अच्छा खासा क्वेश्चंस, और आपके 1-2 क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं फॉर कंपटीशन एग्जाम्स लाइक सीटेट और सुपर टेट। इस सब में ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। एस्टेट वगैरह में बहुत ज़्यादा ये सब कुछ इससे क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंसी, जो आपकी जो क्रिएटिविटी होती है वो आउट ऑफ द बॉक्स, इसको आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, क्योंकि जो क्रिएटिव माइंड वाला बच्चा होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है और बहुत यूनिक होता है। चीज़ें ये बहुत अलग तरीके से करता है, और ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिव बच्चा है तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या बहुत ज़्यादा हाँ बहुत ज़्यादा अलग हो, या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ हो। क्रिएटिव माइंड वाला बच्चा या इसको संभाल पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इसका दिमाग स्थिर नहीं होता है। ये बहुत सारी चीज़ें सोचता है, ये बैक बेंचर्स भी हो सकता है। इसका आईक्यू ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिव है तो इसका आईक्यू लेवल हाई ही हो। तो इसका ना तो इंटेलिजेंस से कुछ खास संबंध है, जो भी संबंध होगा वो पॉजिटिव वे में होगा, और आपका जो आईक्यू लेवल होगा उसमें भी उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। आईक्यू लेवल क्रिएटिव माइंड वाले बच्चे के आईक्यू लेवल हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। तो ये डिपेंड नहीं करता है आईक्यू, मतलब क्रिएटिविटी में ये डिपेंड नहीं करता है कि उसकी आईक्यू लेवल कैसी है और कैसी नहीं है। और इंटेलिजेंसी आपने जस्ट बताया कि इंटेलिजेंसी की जो आईक्यू लेवल होती है वो 120 होती है। आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है और ये हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव, सकारात्मक। मतलब ये क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंसी के बीच में जो एक रिलेशन होता है वो पॉजिटिव वे में ही देखा जाए तो लिया जा सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंटेलिजेंट बच्चा आपका क्रिएटिविटी माइंड का हो। बट हाँ, जो भी बच्चे, जैसे कुछ बच्चे होंगे जो इंटेलिजेंट और क्रिएटिव दोनों होंगे, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ पॉजिटिव ही, मतलब कि नेगेटिव काम करें, या फिर पॉजिटिव ही हमेशा करेंगे जो भी करेंगे। फिर आता है सेकेंड पॉइंट। टर्मन इन 1920s फाउंड दैट पर्सन्स विथ हाई आईक्यू वर नॉट नेसेसरी क्रिएटिव। फिर टर्मन ने भी बताया कि क्या बोलते हैं 1920 में, कि हैव हाई आईक्यू वाले नॉट नेसेसरी क्रिएटिव। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि टर्मन ने भी यही बात कही है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्रिएटिव वाला बच्चा हाई आईक्यू वाला हो, अर्थात हर एक आईक्यू वाला बच्चा रचनात्मक हो आवश्यक नहीं है। बस वही चीज़ें हैं कि हर आईक्यू वाला बच्चा क्रिएटिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कुछ क्रिएटिविटी के तत्व हैं जो कि देख लीजिए कि हाँ, जो क्रिएटिव वाला बच्चा होता है उसके उसके क्या थिंकिंग है, क्या नहीं थिंकिंग है, वो सारी चीज़ें। तो इसको FFOE से नाम से जाना जाता है। F से मतलब फ्रिक्वेंसी यानी धारा प्रवाह, और F से फिक्सबिलिटी लचीलापन, O से ओरिजिनल मौलिकता, E से इबोरेशंस यानी विस्तार। तो क्रिएटिव के तत्व क्या क्या हैं इसको अच्छे से पढ़ते हैं। मतलब क्रिएटिव के तत्व इन द सेंस कि जो क्रिएटिव माइंड वाला बच्चा होगा उसके पास एक क्वेश्चंस दिया जाए या एक प्रॉब्लम दी जाए, तो उसके पास पहली बात तो वो धारा प्रवाह, यानी कि उसके पास मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। उसके पास क्वेश्चन पे क्वेश्चन बहुत सारे उसके पास सॉल्यूशन आते जाएंगे, कि हाँ, एक क्वेश्चंस के बहुत सारे उसके पास सॉल्यूशन आएंगे। इसमें धारा प्रवाह में वो फ्रिक्वेंटली अपना सॉल्यूशंस बताता जाएगा। और एक फिर सेकंड आता है फिक्सबिलिटी यानी लचीलापन, यानी कि जो भी उसके पास सॉल्यूशन है, तो जैसे कि उसमें कोई वो नहीं है कि हाँ एक फिक्स्ड हो गया तो इस पे है, ये नहीं आ रहा है तो फिर वो दूसरा ट्राई नहीं करेगा। मतलब ये सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो वो दूसरा ट्राई करेगा, दूसरा नहीं आ रहा है तो तीसरा ट्राई करेगा, तीसरा नहीं तो वो रुकेगा नहीं जो क्रिएटिव माइंड वाला बच्चा है। बाकी नॉर्मल जो बच्चे होंगे वो रुक जाएंगे, फिर वो थक जाएंगे, कहेंगे नहीं मुझे ये नहीं करना है। लेकिन जब वो क्रिएटिव माइंड वाला जो बच्चा होगा वो एकदम सॉल्यूशन के तह तक जाएगा, नहीं एक नहीं हुआ तो दूसरा ट्राई करेगा तरीका, तीसरा ट्राई करेगा तरीका, अलग अलग तरीके से अपने चीज़ों को वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो ये फिक्सबिलिटी आती है। फिर थर्ड आता है ओरिजिनल यानी कि मौलिकता। इसमें क्या है कि जो थॉट्स है वो ओरिजिनल होने चाहिए क्रिएटिव माइंड के, ये नहीं कि किसी का छाप दिया या उसने ये लिखा तो आपने ये थॉट्स दिया तो उसने उसको कॉपी करके रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ किसी का भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया जाए। फिर चीज़ों को अपने तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंट करे, अपने तरीके से दिखाया, और उसका खुद का मौलिक कर्तव्य हो कि खुद की चीज़ें हों, लिखी हुई होनी चाहिए। फिर इबोरेशंस यानी कि विस्तार, तो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा उसका वो डीपली विस्तार कर पाए।
ऐसा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, ये क्रिएटिविटी के तत्व हैं, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और प्लीज़ हाँ, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं सोचती हूँ, ताकि मैं हर रोज़ वीडियो ला पाऊँ आप लोगों के लिए। तो इसलिए प्लीज़ मेरे मोटिवेशंस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जेपी गुलफर्ड ने थिंकिंग को 2 भागों में बांटा गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा ना, इन द सेंस कि देखिएगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक जेपी गुलफर्ड ने, उन्होंने थिंकिंग को 2 भागों में बांटे हैं, और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को अपसारी सोच कहते हैं और इसको अभिसारी सोच कहते हैं। तो जो आपका अभिसारी सोच है वो किससे रिलेटेड है? क्रिएटिविटी से। और जो अभिसारी सोच है वो आपका किससे रिलेटेड है? इंटेलिजेंसी से। आप डाइवर्जेंट थिंकिंग के मतलब ये आप समझ सकते हैं कि ओपन एंडेड, कोई एक सॉल्यूशन, कोई एक क्वेश्चन हो तो उसके ढेर सारे सॉल्यूशन हो, यानी कि कोई फिक्स ना हो कि हाँ चलो ये क्वेश्चन है तो इसका एक ये फिक्स आंसर है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन एक ऐसा हो और जिसके मल्टीपल डायरेक्शन से आंसर आते जाएं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है आपका, प्रदूषण कैसे होता है, तो इसके बहुत सारे आंसर हैं ना, कि प्रदूषण ध्वनि से होता है, प्रदूषण इससे होता है, प्रदूषण उससे होता है, मतलब प्रदूषण बहुत सारी चीज़ें से, प्लास्टिक से होता है प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ के द्वारा प्रदूषण होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसके आंसर एक नहीं है, कई सारे हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ओपन एंडेड है, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। यानी कि ये जो क्रिएटिव माइंड वाला बच्चा होगा वो बहुत ज़्यादा इसको डीपली में सोच करके, डीपली में बहुत ज़्यादा इसके अलग अलग तरीके से, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग चीज़ों को ये बताएगा कि हाँ नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है, इसके कई सारे आंसर्स वो रख सकता है। फिर ये आउट ऑफ द बॉक्स है, यानी कि इसका कोई फिक्स नहीं है, वो आउट ऑफ द बॉक्स है। जैसे बताया, क्रिएटिव माइंड वाले बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, आउट ऑफ द चीज़ें सोचते हैं, आउट ऑफ द चीज़ें कार्य करते हैं। और इसके मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे बताया कि प्रदूषण कैसे होता है, या फिर हमें जल को कैसे बचाना चाहिए, इसके कई सारे उपाय होंगे। तो सबके अपने अपने थॉट्स होंगे, सब लोग अपना अपना एक अलग 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 पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, तो इसके मल्टीपल सॉल्यूशन है, कोई एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो ये अभिसारी सोच है। फिर अपसारी सोच है, और अभिसारी सोच क्या है? ये क्लोज एंडेड है, यानी कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। जो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, वही इसके आंसर्स दे पाएगा। इसमें जैसे कि मान लीजिए कि इसमें एक क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, कोई अनदर आंसर नहीं हो सकता है। जो बहुत पढ़ा होगा वही उसका आंसर दे पाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम के कौन प्रधानमंत्री हैं? तो नरेंद्र मोदी हैं। तो ये फिक्स आंसर है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। लाइक कह लीजिए कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। इसको तो चेंज किया नहीं जा सकता है, तो ये फिक्स्ड आंसर है। तो जो ये पढ़ा रहेगा, जो इसके बारे में जानता रहेगा, वही आंसर इसको कर पाएगा। तो इससे क्या, इसको किससे रिलेट किया गया है? तो रिलेटेड टू इंटेलिजेंसी। और ये क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? MCQ हो, सॉल्व करने के लिए MCQ टाइप के क्वेश्चंस हो, जैसे कि एक जिसको आ रहा है वही इसको आंसर कर पाएगा। तो इसमें ये कह सकते हैं कि कई सारे डायरेक्शंस के एक ही आंसर हो सकते हैं। ठीक। फिर आ जाता है कि इसके क्वेश्चंस कई सारे तरीके से बन सकते हैं, लेकिन आंसर सिर्फ एक होगा, कहने का ये मतलब है। और अब सारी सोच में क्या होता है कि एक क्वेश्चन होगा लेकिन उसके कई सारे आंसर होंगे, लेकिन इसमें क्या है कि कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन आंसर एक हो सकता है। तो ये लिमिटेड सॉल्यूशन है इसका, जस्ट मैंने बताया, इसमें मल्टीपल सॉल्यूशन होता है, इसमें लिमिटेड सॉल्यूशन होता है। तो ये गुलफर्ड के द्वारा ये 2 थिंकिंग थी, उन्होंने बताया था ये। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, एक नोट्स है, इसको जरूर से देख लीजिएगा। अभिसारी सोच वाले प्रत्येक व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होते हैं, मतलब कि जो आपके कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिव हों, यानी क्रिएटिव नहीं होते, लेकिन परंतु जो क्रिएटिव व्यक्ति होते हैं अभिसारी सोच वाले, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग अवश्य रखते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग में जस्ट मैंने अभी आपको क्या बताया था कि
जो क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं वो ओपन एंडेड हो और आउट ऑफ द बॉक्स है, मल्टीपल सॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंतर्गत। फिर आता है, हाँ, ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा क्लास फिफ्थ और जो टॉपिक होगा गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे, और इसके जो 3 टाइप्स होंगे जैसे कि टैलेंटेड, क्रिएटिव और ब्राइटिंग, तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें डिस्कस करूँगी, जैसे इमोशनल, कॉग्निटिव। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी जैसे कॉग्निटिव और इमोशंस की संज्ञान संवेग, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे वीडियो में बने रहिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। डू लाइक, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन का जैसा काम होता है, जिससे मैं बहुत जल्दी जल्दी पीपीटीज बनाती हूँ और चीज़ों को रिवाइज करती हूँ और आप लोगों तक वो चीज़ों को पहुँचाती हूँ। प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।